इवनिंग बच्चे, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? बहुत मजे की। मजे की गुजरी? घर से बाहर तो नहीं गए? बिल्कुल भी नहीं गए। चलें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे थे आपके मिड टर्म से पहले, ईद से पहले? मैम प्रेजेंटेशन हो रही थी और कुछ टॉपिक्स वो पढ़े थे, हम L2 तक पहुंच गए थे, फिर फर्दर स्टार्ट करना था। L2 तो पहले नहीं कर चुके थे हम लोग? L1 और L2 से तो मेरे पहले स्टार्ट किया था हमने। हाँ जी, वहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन रहती थी अभी ना, प्रेजेंट कर रहे थे बच्चे और भी टॉपिक। चले, प्रेजेंटेशंस मेरा ख्याल है हम कल से उसको अगेन वी विल कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशंस। आज हम कोई नए टॉपिक्स की बात करेंगे और फिर कल से आज का मैं आपको टाइम देती हूँ ताकि बच्चे जो जिनकी प्रेजेंटेशंस रह गई थी वो दोबारा से, जो हमारी एक फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज था प्रेजेंटेशन का, उसको कल से हम दोबारा से कंप्लीट करना शुरू करेंगे। नेचुरल अप्रोच रिमेन्स, यस आई नो कि नेचुरल अप्रोच जो है वो इज दैट असाइंड टू वन पर्सन और टू पर्सन? वकार, कैन यू स्पीक? नेचुरल अप्रोच, मैंने हालांकि अपने ऑफिस में जाके नेचुरल अप्रोच के हैंडआउट्स उठाए भी थे जिस पे कटा हुआ था, लेकिन वो फिर मैं वहीं पे छोड़ आई हूँ बेहाड़ी। तो अब मेरे पास अगेन वी हैव द सेम हैंडआउट्स, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू cut down the things, to find out the most relevant material. It's not difficult, that's very easy. मतलब आप उसको समराइज कर दें, थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर दूंगी अबाउट दैट, और थोड़ा सा आप उसको समराइज करके यू कैन प्रेजेंट दैट। कल करना चाहें या नेक्स्ट वीक में करना चाहें, मैम ठीक है? मैम तो नेचुरल from अप्रोच today I think that we should start with the new topic. I will not wait for other students because हमारे पास टाइम थोड़ा है और बाकी लोग सुन सकते हैं, और 30 लोग आ गए तो इट्स एनफ। सो मैम आई विल। जी बच्चे। मैम नेचुरल अप्रोच ना एक स्टूडेंट को साइन किया हुआ है, वो भी आप पूछ रहे थे ना? कैसा स्टूडेंट है वो? मैम रोल नंबर 1 को, नौशीन गुलजार को। If she is a good student तो it's not difficult for her to uh, क्या कहेंगे, टू सॉर्ट आउट द रेलेवेंट मटेरियल एंड टू लीव द इररेलेवेंट वन। जी मैम, अच्छी बच्ची है पढ़ने में। बस ठीक है, उनको कहें कि वो ऐसे ही कर लें, और शी कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। अगर मैं खुद भी उसको भी पढ़ती हूँ, जो मुझे लगा कि वो ना करें तो आई विल इन्फॉर्म यू, आप उनको फिर कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है ठीक है? मैम। Today I am going to talk about language and the brain. You have this handout, इसके ऊपर brain बना हुआ है पहले पेज पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे and then we will talk about the process of reading, and presentations will continue from tomorrow. We will इतना ज़्यादा अभी हमारे पास कोर्स नहीं है पढ़ने वाला, तो हम प्रेजेंटेशंस भी कल से कंटिन्यू करेंगे और साथ में आपको पढ़ाती भी जाऊंगी, और फिर दोबारा फिर सेकंड फेज ऑफ जो प्रेजेंटेशंस होगी उसमें जो कुछ मैं पढ़ा दूंगी वो आपको दोबारा से असाइन होगा। सो ओपन योर हैंडआउट्स। चैप्टर 45 लिखा हुआ है और लैंग्वेज एंड द ब्रेन लिखा हुआ है ऊपर, टाइटल जो है। एंड दिस इज अबाउट फर्स्टली ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात है। उसमें उसकी मैं इतनी डिटेल नहीं आपको बताऊंगी, आई विल ओनली टॉक अबाउट द रेलेवेंट थिंग्स, मेजर जो रेलेवेंट थिंग्स हैं हमारे साथ, क्योंकि ब्रेन तो बहुत बड़ा है। तो वी विल briefly describe its structure and then we will move to the relevant parts and their functions. तो
ब्रेन में सबसे पहले वी ऑलरेडी नो दैट ब्रेन जो है वो ऐसे अखरोट की तरह से होता है, जैसे बिल्कुल हम अखरोट को तोड़ते हैं, इफ वी डिवाइड दैट, अगर हम उसका वो कैप जो है उसको हाफ ऊपर से उतारें तो दरमियान में जैसे बिल्कुल अखरोट पड़ा होता है दोनों साइड पे, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिक्चर इज ऑफ आवर ब्रेन। और वो जो दोनों लोब्स हैं, दोनों जो उसके, जिनको हेमिस्फीयर्स कहा जाता है, वो दोनों सेरिब्रम कहलाते हैं। ठीक है, सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जिसमें ज़्यादातर हमारे बॉडी फंक्शंस जिससे कंट्रोल होते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी, जैसे अखरोट के अंदर वो उसकी जो अखरोट का ब्रेन जैसे पड़ा होता है, वैसे ही हमारा भी ब्रेन पड़ा होता है, और उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, उन बड़े बड़े दो लोब्स को। सेरिब्रम उसको एज ए होल कहते हैं, और अगर उन दोनों की बात करें तो उनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो हैं ये फिर पीछे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी सेरिब्रम की जो सरफेस है ऊपर वाली, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके दरमियान में दोनों हिस्सों का जहाँ पे कनेक्शन होता है, इसके दरमियान में जो हिस्सा है उसको मिड ब्रेन कहा जाता है, उसको पॉन्स भी कहते हैं। और इसके पीछे, पॉन्स के बिल्कुल पीछे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि फिर नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड में के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो यू ओनली नीड टू नो दैट। ठीक है, सेरिबलम जो है दैट इज ऑल्सो, वो भी बैक पे छोटा सा हिस्सा एक होता है जिसको कि हम छोटा दिमाग भी कह लें, वो भी कहते हैं, कुछ चीज़ें वो भी कंट्रोल करता है, लेकिन मेजर जो कंट्रोल है वो सेरिब्रम के पास होता है। और लैंग्वेज जो है वो भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है उसको भी, मतलब ये जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या है जी, जो सरफेस मैटर है इसका सेरिब्रम का, उसको वहाँ पे ग्रे मटेरियल होता है, और उस ग्रे मटेरियल के अंदर ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं, उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो लैंग्वेज के परफॉर्म होते हैं। उसके अंदर जाल एक बिछा होता है जहाँ पे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, और इन फोल्ड्स, जो उसके फोल्ड्स हैं कॉर्टेक्स के, उसके अंदर जो है वो ये सारे फंक्शंस एम्बेडेड होते हैं। इसके ये मैंने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है। जो थर्ड वन है, यू कैन रिमूव दैट, यू कैन कट दैट फ्रॉम, दैट इज़ नॉट मच रेलिवेंट, उसमें जो डिटेल है वो हमसे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, फिर इसमें जो ब्रेन के मतलब बात है वो ये है कि यूजुअली जो होता है, एक दिमाग का एक साइड, एक जो जैसे लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, जो लेफ्ट सेरिब्रम है, वो राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की, और जो राइट है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस वजह से जो नर्व्स हैं वो इधर से उधर क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। और क्या है जी इसमें, ईयर्स की बात की हुई है। In the case of the ear, signals from each ear go to both hemispheres. एक कान में अगर आवाज़ आ रही है तो वो दोनों साइड्स पे उसके सिग्नल जाते हैं, बट मोस्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द ऑपोजिट साइड, क्योंकि कंट्रोल जो है वो ऑपोजिट साइड के पास है पूरी बॉडी का। जैसे अगर हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर सूंघ रहे हैं तो उसकी डिटेक्शन जो है वो हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे उसकी डिटेक्शन हो रही होगी। तो इसी तरह अगर हम, इफ़ वी वांट टू मूव आवर राइट हैंड,
तो लेफ्ट साइड का जो हेमिस्फीयर है वो उस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसी तरह यही है इसमें ऑलमोस्ट। इसके एंड में बिल्कुल बॉटम में जाके आई के हवाले से कोई बात है तो वो आप ना करें। इन द केस ऑफ द आईज दैट इज नॉट रेलिवेंट। यहाँ तक जितनी बातें हो गई हैं वही हमसे रेलिवेंट थी। देन वी विल गो टू द पार्ट डोमिनेंस। लैंग्वेज में डोमिनेंस कौन से हेमिस्फीयर की है, तो वो जो डोमिनेंस है वो लेफ्ट साइड की है इन राइट हैंडेड पीपल। In most of the right-handed people, it is said that the language is processed in the left hemisphere. वहाँ पे ये सारी processing होती है। और इसमें क्या चीज़ important है? वन यस। और ये जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी वो लैंग्वेज फंक्शंस हों या जो भी हों, जब वो फंक्शंस पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उसको बोथ पार्ट्स ऑफ ब्रेन को जब फंक्शंस एलोकेट हो जाते हैं तो उस वक्त हम उसको लेटरलाइजेशन कहते हैं। Another thing which is not written here, but perhaps it will be written somewhere in the detail on the next page, but I'm not going there. I will only verbally tell you that in the beginning, as एक छोटा सा बच्चा है अगर कोई, तो वो कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहा है, इन द केस ऑफ L1, अगर आप छोटे से बच्चे हैं और आप L1 सीख रहे हैं, एंड इफ यू आर एन एडल्ट एंड यू आर लर्निंग इन L2, तो बिगिनिंग में क्या होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो सिस्टम है ब्रेन में, वो स्कैटर्ड होता है। मतलब अगर आप उस वक्त ब्रेन इमेजिंग करें जब आप लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग एनी ऑफ the language skills. For example, if you are learning how to read, तो इन द बिगिनिंग देयर विल बी आपको ब्रेन के वो जो हेमिस्फीयर है, अगर आप लेफ्ट हेमिस्फीयर को फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट हेमिस्फीयर इज इन्वॉल्व इन दी प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज, तो आपको वो वहाँ पे स्कैटर्ड नजर आएगा। मतलब वो जो उसमें जो एक्टिवेशन हो रही होगी वो ज़्यादातर उसमें हो रही होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका आप उसमें एफिशिएंट होते जाते हैं, आप प्रोफिशिएंट होते जाते हैं, आपकी वो स्किल जो है वो डेवलप करती जाती है, वैसे वैसे वो जो सर्किट है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। वो सर्किट जब डेवलप होता है तो वो ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो फिर स्प्रेड नहीं रहता। देन यू कैन फाइंड अ वेरी वेल डिफाइंड वे, अ वेरी वेल डिफाइंड सर्किट और अ वेरी वेल डिफाइंड पार्ट जहाँ पे वो सिर्फ एक्टिवेशन होती है। मतलब फिर जो एक्टिवेशन है वो फैली हुई नहीं रहती, बल्कि वो एक जगह पे कन्फाइंड हो जाती है। ठीक, तो इन द बिगिनिंग जब वो स्किल अभी आप सीख रहे हैं, अभी वो स्किल डेवलप नहीं हुई है, तो वो उस वक्त बिखरी पड़ी है इधर उधर। लेकिन जैसे ही स्किल्स आपकी डेवलप होना शुरू होती हैं तो वो एक खास एरिया जो है वो उसके लिए ट्रेंड हो जाता है, ये एक खास एरिया आपके ब्रेन का उसके लिए मखसूस हो जाता है। और फिर अगर आप उसकी ब्रेन इमेजिंग करेंगे तो यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम, जब वो बंदा प्रोफिशिएंट हो गया इस लैंग्वेज स्किल में, तो आपको वो जो एक्टिवेशन है ब्रेन सेल्स की वो एक खास एरिया में ही नजर आएगी। ठीक है, तो जो इसका सर्किट है वो इस तरह से डेवलप होता है कि पहले जो स्प्रेड सर्किट है वो बाद में कन्फाइंड हो जाता है। एंड इसके बाद जो इसके बाकी हिस्से हैं वो पढ़ाने से पहले मेरा ख्याल है कि आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग फर्स्ट, कि रीडिंग जो है उसका प्रोसेस जो है वो क्या होता है, हाउ वी लर्न टू रीड।
Yes, बच्चे, I am coming in 1 minute. Just give me a break of 1 minute. Yes, बच्चे, I am back, and now I'm going to talk about reading. And about reading, we had some cognitive models of reading before the क्या कहेंगे उसे, before the empirical evidence or before the experimental evidence of what's happening in the mind when we read, or how we learn to read. So ये कहा जाता है कि जी ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर नॉट मेड फॉर रीडिंग. ठीक है, हमारा जो ब्रेन है दैट डजंट सपोर्ट अस टू रीड, वो पढ़ने के लिए नहीं बना है. जैसे हमने जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वी talked about the skills, तो we said that there is primacy of speech, या प्राइमरी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो दो हैं, जो कि लिसनिंग और स्पीकिंग है. कि ह्यूमन बीइंग जो है वो लिसन कर सकता है और स्पीक कर सकता है, बट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ह्यूमन बीइंग्स नीड ट्रेनिंग. ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और हमारा सिस्टम भी उसके लिए नहीं बना है. और जो सिस्टम और कामों के लिए बने हुए हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कि वो रीड कर सके. अब रीडिंग असल में क्या है? यू थिंक अबाउट रीडिंग, वी हैव नेवर थॉट अबाउट कि असल में रीडिंग में होता क्या. वैसे अगर हम उसमें बात करें तो हम क्या करते हैं, आई एम इनफॉर्मली मैं ये बात कर रही हूँ, हम क्या करते हैं कि कोई सिंबल है, तो सिंबल के साथ हम किसी साउंड को रिलेट कर देते हैं. ठीक, और हम असल में जो स्पीच है हमारी, जो हम बोलते हैं, हम उसको वी ट्राई टू राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, और उन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल बना देते हैं. ठीक है, जैसे अलिफ है उर्दू में, तो वो वी ड्रॉ अ लाइन और हम कहते हैं कि जी ये आ की आवाज़ देगा. ठीक है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला हम, तो फॉर डिस्क्राइबिंग दैट इनटू राइटिंग हम क्या करेंगे कि उस हम को हमने कहा जी कि इसमें एक उसको हमने हे को सिंबलाइज कर दिया कि ये
हा की आवाज दे रहा है, और फिर हमने मीम को सिंबलाइज कर दिया कि जो मीम है वो म की आवाज देगी, और क्योंकि हम उर्दू में वॉवल्स यूज नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज डायक्रिटिक्स, जिनको हम आराब कहते हैं, ज़रब ज़ेर पेश, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा जी कि हम हे के ऊपर ज़बर लगा देंगे तो वो वॉवल साउंड का काम करेगा, और हम जो है इट इज़ अ सिंबल टू डिस्क्राइब आवर स्पीच साउंड। एक वर्ड जो हम बोलते हैं उसको हम किसी सिंबल के साथ, साउंड को सिंबल के साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अब साउंड जो है उसको हम फोनीम कहते हैं, और जो सिंबल है जो हम लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, जो हम राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम ग्राफीम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम को ही उर्दू में वर्ड हम को इफ वी एनालाइज दैट, तो वी विल फाइंड कि इसके शुरू में जो छोटा सा हमने हे का सिरा बनाया है, और फिर उसके नीचे हमने वो उल्टा पेश लिखा है, और ये एक ग्राफीम होगा, और फिर मीम जो है दैट इज अनदर ग्राफीम। सो हम क्या करते हैं, अगेन आई विल समराइज के रीडिंग करने के लिए, हम रीडिंग या राइटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी साउंड्स को रिलेट कर देते हैं कुछ सिंबल्स के साथ, और फिर हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो सारा उनका कनेक्शन हम उसको सीख लेते हैं कि ये सिंबल जो है ये इस साउंड के लिए है, ये सिंबल जो है वो इस साउंड के लिए है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो दिस इज द प्रोसेस, इस जिसके थ्रू हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम रीड करते हैं, या ये एक तरीकाकार है रिलेट करने का साउंड्स को राइटिंग और रीडिंग के साथ। अच्छा, उसके बाद जो थेरिस्ट थे उन्होंने कहा जी कि जब हम रीड करते हैं तो फॉर रीडिंग वी यूज टू टाइप्स ऑफ वेज, दो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं रीडिंग के लिए, और शुरू में जो तरीका यूज होता है उसको हम डायरेक्ट रूट भी कहते हैं। अब इसको ड्यूअल रूट मॉडल कहते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूअल रूट मॉडल। अब ड्यूअल रूट मॉडल में क्या है कि इसमें दो रूट्स का जिक्र है। एक रूट है वही जो बहुत सादा सा है कि आप कोई एक नया वर्ड अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, यू आर अ फ्लुएंट रीडर, तो पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, नॉट फ्लुएंट, अभी इतने फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंट की बात बाद में करूँगी। आप पढ़ते हैं कोई वर्ड, तो आप क्या करेंगे कि यू विल relate you will find the letter there, the letter or grapheme there, and then you will relate that to its sound, उस साउंड के साथ रिलेट करके आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपने ग्राफीम टू फोनीम कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पढ़ा है, ठीक है। आपने ग्राफीम को, जो आपने देखा ग्राफीम, उसको आपने रिलेट किया फोनीम के साथ, साउंड के साथ, और आपने उस वर्ड को प्रोनाउंस कर दिया। इसको कहते हैं हम कि आप इनडायरेक्ट रूट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू आर रीडिंग विद इनडायरेक्ट रूट। और डायरेक्ट रूट क्या होता है कि डायरेक्ट रूट में आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं उस वर्ड को, मतलब आपने उस वर्ड का जहन में एक इमेज बनाया होता है, और आप उसको देखते ही आप उसको उस ग्राफीम और फनीम वाले चक्कर में डालने की बजाय, उस पूरे प्रोसीजर से गुजरने की बजाय आप डायरेक्टली उस वर्ड को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। उसकी जैसे अगर कहीं पे, इससे
कंपनीज कई फ़ायदा उठाती हैं। जैसे मैकडोनल्ड लिखा हुआ है तो वो एक ख़ास पैटर्न में लिखा हुआ है, तो यू विल नॉट गो इन डिटेल कि ये पूरा मैकडोनल्ड है। अगर कोई उसकी उस पे उसकी कॉपी करके कोई अगर शॉप बनाना चाहे तो उसी शक्ल में अगर वो मैक पोलैंड भी लिख दे तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस। आप डायरेक्टली उसको देखा, आपने उसको स्पेल नहीं किया, बल्कि आपने पूरे का पूरा उसको जस्ट देखते ही उसकी शक्ल से आपने पूरे का पूरा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन रिट्रीव कर ली। ठीक है, इसके बारे में अब आगे फिर है ये कि जो इनिशियल लर्नर होते हैं, अभी जो लर्निंग सीख रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट रूट को यूज़ करते हैं, जिसमें वो हर लेटर को उसके लेटर को या ग्राफीम को उसकी साउंड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करके उसको स्पेल करते हैं और फिर उसके तलफ़ुज़ तक या उसकी प्रोनाउंसिएशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये बिगिनर्स की बात हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उनका वो सिस्टम सेंट्रलाइज होता जाता है, सेंट्रलाइज, जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो वो स्किल जो है वो सेंट्रलाइज होती जाती है। शुरू में वो होती है, स्प्रेड होती है, लेटरलाइज होती है कह लें, और बाद में वो सेंट्रलाइज होती है। वो जब तक सेंट्रलाइज होने तक आप वो रूट यूज करते हैं जिसमें आप एक एक लेटर को उसकी साउंड के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं, उस लफ्ज के तलफ़ुज़ तक पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जब सेंट्रलाइज हो जाती है तो देन यू स्टार्ट यूजिंग द डायरेक्ट रूट। ठीक है, जब आप फ्लुएंट रीडर बन गए हैं तो देन यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल। जैसे अब अगर हम पढ़ें कुछ तो हमें उसको स्पेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही है ना, वी कैन डायरेक्टली एक्सेस, हम पढ़ते जाते हैं बड़ी तेजी से, हम ये तो नहीं कि एक लफ्ज पकड़ें और उसको फिर हम स्पेल करें। तो व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट इज दैट वी आर यूजिंग द डायरेक्ट रूट। हम डायरेक्टली, क्योंकि अब हम फ्लुएंट हो गए, हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया, उस वर्ड के इमेज को देख के ही हम उसकी प्रोनाउंसिएशन तक पहुंच जाते हैं। तो जो फ्लुएंट स्पीकर्स फ्लुएंट रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट रूट यूज करते हैं, बट दे यूज द इनडायरेक्ट वे जब कोई नया वर्ड उनके सामने आता है जो उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है, देन दे विल गो टू दैट वे, टू दैट रूट जिसमें उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है। मतलब उनको फिर लेटर्स और साउंड्स को कॉरेस्पॉन्ड करके पहुंचना पड़ता है उसकी प्रोनाउंसिएशन तक। ठीक है, तो ये वाले जो ये एक कहानी थी, मतलब दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ थ्योरी, बट इसको बाद में फिर एविडेंस भी मिली। मिलाने या मिलने इस किस्म का, आई थिंक ही नो ही वाज माइल्स परहैप्स, नहीं माइल्स नहीं था, वो मिलाने ही था जिसने 2005 में एक बुक लिखी, एंड ही वाज अ न्यूरो साइंटिस्ट या न्यूरो लिंग्विस्ट कह लें, जिसने फिर इसको ब्रेन एक्टिवेशन के थ्रू इसको मतलब सेकंड किया। उसने कहा कि वाकई ये जो ड्यूअल रूट मॉडल वाली थ्योरी है, दिस इज अ ट्रू थ्योरी, दिस इज द थिंग व्हिच एक्चुअली हैपेंस। जब कोई रीडिंग करता है तो वाकई यही प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। So this is what I wanted to teach you today. ज़ीगलर मॉडल्स की हम बात कल करेंगे। आप लोग आज का जो आपका काम है वो आपने यही लैंग्वेज एंड ब्रेन वाला अपने पेज पढ़ना है पहला, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने
आपके ये जो हैंड आउट्स में रीडिंग वाला हैंड आउट है, जिसकी हेडिंग रीडिंग है, वो आपने उसके फर्स्ट पेज एंड हाफ ऑफ द सेकेंड पेज ये आप पढ़ेंगे. एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन we can discuss that tomorrow. और सुबह का क्या स्केड्यूल है ये? अच्छा, पहले आई विल इनवाइट यू फॉर क्वेश्चंस. अगर आपको इसमें से जो मैंने आज डिस्कशन की है कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क. जी बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी. जी बच्चे, किसी को कोई इशू नहीं है? सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. Thank you. फिर मैं पूछ लूं आपसे? Sure, ma'am. जी ये मरियम बोल रही हैं, ये सबके भी हाफ में बोल रही हैं. अगर बाकी सारे चुप है, इट मीन्स कि वो उनको समझ आया हुआ, इसीलिए नहीं बता रहे. हाँ चलें, अच्छी बात है. कल का प्लान अब मुझे बता दें कि कल हमने क्या करना है. मैम कल वही जिनकी प्रेजेंटेशंस हैं फिर वो कर लेंगे और हम फर्दर पढ़ भी लेंगे जो स्टार्ट किया वो टॉपिक. जी कितने बच्चे हैं जिनकी अभी रहती हैं प्रेजेंटेशंस? किसके पास है वो डेटा? हुमा, डू यू हैव द डेटा? वकार तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कहीं. वकार आप इधर ही हैं? मैम काफी बच्चे रहते हैं, वो उन्होंने नेट के प्रॉब्लम की वजह से किसी ने ज्वाइन नहीं किया था और किसी ने वैसे ही ज्वाइन नहीं किया था. जिस दिन प्रेजेंटेशन थी ना, कुछ ही लोगों ने प्रेजेंट. चले उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा फिर, ठीक है? क्योंकि कल हमारी बड़ी क्लास है तो सिर्फ वो ये लेक्चर से ही पूरी नहीं होगी. तो दे हैव टू प्रेजेंट. और जो वो बच्ची है नेचुरल अप्रोच कह रही थी ना आप, जो रहता है हमारा. हाँ जी मैम. चले मैं नेचुरल अप्रोच को भी देखती भी हूँ खुद से भी, और फिर मैं आपको उसके बारे में गाइड करती हूँ. ठीक है मैम. मैम उसको वैसे नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करना है या कल? चले नेचुरल को नेक्स्ट कर लें, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, कल भी किया जा सकता है. ठीक है मैम. हमें तो मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया था एक दो दफ़ा शायद के कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनके हमें हैंड आउट्स जो हैं वो आखिरी दिन मिलते थे. बिल्कुल मैम, ऐसा ही. पर्टिकुलरली हमारा एक सब्जेक्ट था जो हमारे चेयरमैन, जो चेयरपर्सन थे डिपार्टमेंट के, वो हमें पढ़ाते थे. तो वो जिस दिन सुबह हमारा 1 बजे अगर पेपर है तो हम 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो है ना, हम वो शॉप पे खड़े होते थे और वो कॉपीज करवा रहे होते थे उसकी. और वो इतनी बड़ी बड़ी 2-3 बुक्स हमें कॉपी करके दे देता था और फिर हम पूरी रात सुबह 1 बजे तक बैठ के उसमें से ढूंढते थे कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. अपनी आउटलाइन सामने रखते थे और फिर उसमें से वो टॉपिक्स ढूंढ के वो पढ़ के वो तैयार करके सुबह पहुंच जाते थे. तो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ना फैसिलिटेट किया जाता है, हालांकि नहीं किया जाना चाहिए इतना ज़्यादा फैसिलिटेट. लेकिन फिर भी इफ शी कैन डू इजीली तो शी कैन, अदरवाइज
we can postpone it till the next week. और ये भी सुन रहे हैं कि next week से शायद आपकी classes physical हो जाए। जी मैम। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ वैसे कि होनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल साहब का आया था परसों मैसेज के आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स की सफाई वगैरह करवा लें, क्योंकि मंडे से क्लासेस जो है वो फिजिकल हो सकती हैं। तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? व्हाट डू यू पीपल वांट? मैम होनी तो नहीं चाहिए, अभी तक तो वैसी कंडीशंस ही हैं कंट्री में जैसी पहले थी ऑलरेडी। चाहते हैं फिजिकल हो जाए? बेनिफिट भी है, लेकिन अभी तक मतलब उतने एसओपीज फॉलोस तो नहीं ना होते जैसे मतलब करने चाहिए। इस पे भी सारे तो खामोश हैं। जी मरियम आप ही बोल दें फिर। मैम रिस्क वाली बात है, वैसे तो फिजिकल भी है कि वो ऑनलाइन से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मरियम लेकिन यस मैम। और कोई? हेलो Are you in favor of physical classes or you are in favor of online classes? मैम फिजिकल। आवाज आ रही है? मैम वही बात है ना कि मतलब रिस्क है, अगर हेल्थ को देखते हैं ना तो फिर तो हमें घर पर रहकर ही Nobody पढ़ना। is speaking। क्या हुआ है? किधर हैं आप लोग? मैम हम बोल रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोली हैं तो आपकी आई है। और मैम कोई मैंने बोले? जी बच्चे। मैम मैं ये कह रही हूँ कि ना अगर हेल्थ को देखते हैं ना तो फिर तो घर रह के पढ़ना ही सेफ लगता है कि अगर कोरोना से। वैसे क्या ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग का फर्क पड़ता है? यस मैम। अच्छा, आपको लगता है आप सोबिया को लगता है कि फिजिकल क्लासेस में ज्यादा समझ आती है? यस मैम, ऑनलाइन में कभी नेटवर्क का इशू हो गया, अगर हम लेक्चर्स डाउनलोड करते हैं तो भी इतनी प्रॉब्लम होती है उसको करने में, सही सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। सही। चले ठीक है, देखें क्या होता है कल से। कब है मीटिंग भला? कल तो नहीं है। मीटिंग कब है? आज है मैम जी, आज है। कब है? आज है मैम जी, सुना तो है एनसीओसी की आज मीटिंग है। अच्छा 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 अच्छा, सही। चले देखें क्या होता है। मैं तो वैसे ऑनलाइन क्लासेस के हक में हूँ, बाकी ये स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। जाहिर है कि वो दे आर द सेकंड पार्टी और दे आर द मेन पार्टी के उनको क्या फिजिकल है। चले ठीक है बच्चे, सी यू टुमारो और देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है कल तक। Okay बच्चे, you can join your other class now. Allah Hafiz.